हेलो, गुड डे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जानने की कोशिश की और क्वांटम वेक्टर का आधारित न्यूमेरिकल भी लगाने में हम लोग लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए और आप कर दीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे यूनिट थर्ड, द नेक्स्ट वन। यूनिट फर्स्ट हो चुका है, यूनिट सेकेंड जस्ट हमने समाप्त किया। नाउ लेट अस स्टार्ट यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड इज मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम यहाँ पर जानने की प्रयास करेंगे। क्वांटाइल रेडिएशन होते हैं और फोटॉन का क्वांटाइल पार्टिकल होता है, फोटॉन से आप करते हो। तो उसके डिटेल में जाने के पहले एक और इस यूनिट के स्टार्ट में एक सेक्शन दिया हुआ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll be getting ourselves familiar with the black body radiation. What a black body is and what is the type of its radiation about which we have to discuss. So black body. Black body radiation. तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी के रेडिएशन क्या होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है, वो जानने के पहले व्हाट इज ए ब्लैक बॉडी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो पहले ये ब्लैक बॉडी, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? A black body is an object which is able to absorb all the wavelength incident on it. ऐसा एक ऑब्जेक्ट है कि इस पर जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो, राइट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट वेवलेंथ या राइट फ्रॉम जीरो फ्रीक्वेंसी टू इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, all the wavelengths are being absorbed by this very particular object, जो जीरो से लेकर के अनंत तक की फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकें और शोषित कर सकें, उस बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। साथ ही साथ इसका बुरा होता है कि जब इसको सुटेबल टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो इससे फिर इमिशन भी प्राप्त नहीं होता है, एंड इट इज एबल टू emit all the radiation which was initially absorbed इसके द्वारा किया गया। तो जिन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है जीरो से इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक की, उन्हीं रेडिएशंस को ये इमिट भी करता है, इमिशन भी इससे प्राप्त होता है जीरो से लेकर इनफाइनाइट। जब एक सुटेबल टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं तो इमिशन प्राप्त होता है, जब इसको लोअर टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये एब्जॉर्ब करता है, इससे एब्जॉर्प्शन प्राप्त होता है। तो इस तरह के बॉडी को, जिस बॉडी में ये दोनों ग्रो होते हैं, उनको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। एक ब्लैक बॉडी ऐसा है जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, राइट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। पहला एक एग्जाम स्टार्ट में मैं लिखता हूँ, एग्जाम आर फॉर इंसिडेंट ऑन इंसिडेंट ऑन और ऑल द रेडिएशंस को भी डिफाइन करते हैं, राइट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी।
राइट फ्रॉम जीरो टू और कब एब्जॉर्प्शन कब होता है एट लोअर लोअर का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव टेम्परेचर की बात करें, माना 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं उन्हें लोअर का मतलब है कि 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये सब लोअर टेम्परेचर पर ये एब्जॉर्ब करता है उन सारे रेडिएशंस को जो उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं राइट फ्रॉम जीरो टू फ्रीक्वेंसी इन सब को यह एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और दूसरा एटिमेट मिमिक भी करता है और कभी मिशन होगा जब इसको हीट करता है जब सुटेबली हाई टेम्परेचर पर जाएगा तो उसमें हीट करता है एटिमेट्स all the radiations it means all the radiations right from zero to infinite frequency at a suitably high temperature. हाई टेम्परेचर मतलब हम सुटेबल 400 केल्विन 1000 केल्विन 2000 केल्विन यह हाई टेम्परेचर है। वे लिमिट्स all the radiations right from zero to infinite frequency at a suitably high temperature. इन दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आधार करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है जो सभी रेडिएशन जो उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं लोअर टेम्परेचर पर जीरो से लेकर के अनंत फ्रीक्वेंसी वाले सबको एब्जॉर्ब कर दे और इसे सुटेबली हाई टेम्परेचर पर रखा जाए गर्म किया जाए तो इन सारे रेडिएशंस को इमिट कर सके इसको इस तरह के बॉडी को ब्लैक कर शायद इसलिए संदर्भ है और साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है इसका। नेचर में पहले नेचर में परफेक्टली ब्लैक बॉडी उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो जीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर के इनफाइनाइट वेवलेंथ से लेकर के जीरो वेवलेंथ तक एब्जॉर्ब कर सके या इमिट कर सके, उसको हम कहेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो एक नियरेस्ट एग्जाम्पल इसके जो हैं जो ब्लैक बॉडी की तरह व्यवहार करते हैं जो नेचर में उपलब्ध है वह है लैंड ब्लैक पानी लैंड इसीलिए फेवरेट गुड एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक बॉडी काजल और इसीलिए बच्चों को काजल का टीका लगाया जाता है। बड़े होने पर आपका इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो फिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई भी रेडिएशन उनको प्रभावित कर सकती है, तो इसलिए उनके सर के ऊपर एक ब्लैक लगा दिया जाता है काजल, तो वो काजल उन सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब और बच्चा उन रेडिएशन से और प्रभावित हो जाता है। ये चीज so the lamp light they down platinum light ये दो ऐसे नेचर में हमें मिलता है और यही गुड एग्जाम्पल है, फेयरली गुड एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक बॉडी। लेकिन मैंने बताया परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई नहीं जो वो जीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर के इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक प्राप्त कर सके या उसको इमिट कर सके, कुछ रेंज में वो एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, जो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर दे जीरो से इनफाइनाइट करता है, उसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहेंगे। नेचर में जो उपलब्ध है लैंप लाइट एंड प्लैटिनम लाइट दे आर गुड एग्जाम्पल।
ऐसा ही एक नाम आपने सुना होगा, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल ऐसा होता है कि होल जिसमें चला गया और फिर लौटा नहीं, अदरवाइज तो ब्लैक बॉडी लौटे भी तो ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक होल में जो भी चीजें इंसिडेंट होती है वो सारी की सारी उसमें समाहित हो जाती हैं, कुछ उससे वापस नहीं लौटती है, उनको हम ब्लैक होल। और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो चीजों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। ये पाया गया बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो उसके पास से, ब्लैक होल के पास से गुजरने की कोशिश किए, उन ब्लैक होल ने उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकृष्ट कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया, और वो उसी में समाहित हो गए। कहाँ चले गए पता नहीं चला, वो ऐसे ही समाप्त हो। तो ब्लैक बॉडी हमारे नाम कर रहे थे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नेचर नहीं है। लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक इसके फेराडे का एग्जाम। इसी संदर्भ में एक और लॉ आता है, किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ लॉ का नाम आपने सुना भी होगा, बताइए किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स लॉ का नाम जैसे ही दिया जाए तो इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़ा है, आपको तो नाम लोगे कि दो होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हम हीट के बारे में बात कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर की बात किया है, तो इसलिए हम हीट के रीजन में बात करेंगे। तो ये किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ है। लेकिन ये व्यक्ति एक ही है, गुस्ताफ रॉबर्ट किरचॉफ। और तब फिजिक्स का रेंज बहुत सीमित था, सभी लोग सभी क्षेत्रों में काम करते थे, तो एक ही व्यक्ति ढेर सारे क्षेत्रों में अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पे नियम बनाए हुए थे, और जो बाद में भी सत्य पाए गए। तो ये किरचॉफ ने दोनों काम, सेम किरचॉफ, गुस्ताफ रॉबर्ट किरचॉफ, इन्होंने क्रिस्टल लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी दिया और क्रिस्टल लॉ फॉर हीट दिया, और इसके अनुसार the ratio of emissivity, emission करेगा high temperature तो emissivity corresponding to a particular surface, कोई surface आपने ले लिया, वह surface को गर्म किया गया, कितना emission emitted radiation से प्राप्त होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को प्राप्त होता है, उसको emissivity कहते हैं। ठंडा कर दिया गया, उसको लोअर टेम्परेचर पर वह सतह चला गया, वही सतह तो कितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको एब्जॉर्बिविटी और एमिसिविटी, इन दोनों का रेशियो आइडियल हो तो इसके रेशियो जब एक होती है, यदि आइडियल रेशियो होती नहीं है तो इसकी तुलना कांस्टेंट के बराबर है। एक किरचॉफ्स लॉ, एमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट है। फॉर ए गिवन सरफेस बदलेंगे तो हो सकता है ये रेशियो कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाए, दूसरे के लिए दूसरा है, तीसरे के लिए तीसरा है, लेकिन यह एक कांस्टेंट होता है फॉर द गिवन सरफेस, उस दिए हुए क्षेत्रफल के लिए, दिए हुए क्षेत्र के लिए कांस्टेंट। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, do emitters do that charges would emitters are do that charges कांस्टेंट है, यदि ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, ये कम है तो ये भी कम होगा, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब अच्छा इमिटर जो होगा,
जो ज़्यादा रेडिएशन देता है हायर टेम्परेचर पर, वह अच्छा है जानवर भी होगा, लोअर टेम्परेचर पर ज़्यादा अवशोषित भी करेगा। तो गुड एग्जाम्पल्स आर गुड इमिटर्स, आर गुड इमिटर्स आर गुड एग्जाम्पल्स और वाइस वर्सा, चाहे इसको पहले कहो चाहे इसको पहले। गुड इमिटर्स आर गुड एग्जाम्पल्स आर गुड एग्जाम्पल्स आर गुड इमिटर्स और वाइस वर्सा। इसी ये है किरचॉफ्स लॉ इन द फील्ड ऑफ हीट, वही किरचॉफ ने निकाला है इसको। ठीक, तो ये स्थिति आई, मैंने बताया कोई परफेक्टली बॉडी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक इसके कहते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नेचर में प्राप्त उपलब्ध। तो एक्सपेरिमेंटली एक ब्लैक बॉडी बनाई और यह एक्सपेरिमेंटली जो ब्लैक बॉडी बनाई गई फेरी द्वारा। फेरी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बनाया। सो फेरी ब्लैक बॉडी, फेरी ब्लैक बॉडी, ये एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी है जो लैब में कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, ये लैब में उपलब्ध है। इसको हम कहते हैं फेरी ब्लैक बॉडी या एक्सपेरिमेंटल फेरी ब्लैक बॉडी। ये फेरी का ब्लैक बॉडी किस तरह का होता है, तो ये कॉपर का बना हुआ और कॉपर का ही स्फेरिकल सेल मीडियम के स्फेरिकल सेल बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन गया। ये एक स्फेरिकल सेल, ठीक, तो गोल नहीं बना, गोल बनना चाहिए, अंदर आलो स्फेरिकल सेल, सेल का मतलब ये के अंदर लोग एक टुकड़ा कॉपर का बना हुआ स्फेरिकल सेल, और ये डबल वॉल दोहरी दीवार बीच में थोड़ी स्पेस होती, एक लाइन खींच गई तो उसके आधार पर दूसरी लाइन में सब जगह निकले समान होना चाहिए, थोड़ा आसमान मिल जाए तो नियंत्रण नहीं पड़ेगा, इस तरह का। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर डबल वॉल स्फेरिकल सेल, कॉपर का बना हुआ दोहरी दीवार वाला एक स्फेरिकल सेल। ये एंट्री पॉइंट इसकी होती है, एंट्री पॉइंट हम एंट्री के लिए बहुत कम स्पेस होते हैं और इसको कोनिकल स्ट्रक्चर, कोनिकल सेल ये इसकी एंट्री होती है। एंट्री एंट्री कब होगा, जब लोअर टेम्परेचर पर रखोगे, इंसिडेंट रेडिएशन इसमें दी जाएगी तो इसे एंटर करेगा, और जब इसको इसे को गर्म कर देंगे तो इसे पे रेडिएशन निकलने लगती है, एग्जिट होता है। सो दिस इज द एंट्री और एग्जिट पॉइंट, इट हैज ए कोनिकल स्ट्रक्चर, इट ढेर सारी लाइट ना उसमें लाइट इंसिडेंट हो तो पतली सी लाइट इसके अंदर जा सकती है। अब ये डबल बॉन्ड है, कॉपर का बना हुआ है, बाहर का सरफेस मिलता है, इस पर निकल पॉलिशिंग करनी जाती है या प्लेटिंग करनी जाती है, निकल की पॉलिशिंग की जाती है या प्लेटिंग की। अंदर की दीवार जो होती है इसमें लैंप ब्लैक जो अपने जन्म के रूप में लिया, काली लैंप ब्लैक कागज दिवाली में दीपक जलाते हो आप, तो घरों में एक दिया विशेष जिसके ऊपर घर की औरतें गालिक जमाती हैं, तो साल भर काजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को, तो उसे कहते हैं लैंप ब्लैक। तो अंदर जो है लैंप ब्लैक की कोटिंग होती है,
बाहर निकलने की पॉलिसी होती है और दोनों के बीच में जो जगह होती है वो इवेक्यूएट करती है। इट इज इवेक्यूएट, इसको इवेक्यूएट करती है। डबल वॉल कॉपर का स्पेंकर सेल बाहर की सतह पर पानी जाती है, अंदर की सतह पर लैंड ब्लैक लगाया जाता है, कोटिंग की जाती है और एंट्री या एग्जिट के लिए एक कोनिकल जो लाइट हम पढ़ रहे हैं ये परपेंडिकुलर पे पड़ेगी। हम जो है इसको लगभग समझे हैं, थोड़ा सा और ऊपर में यहाँ से शायद सीधा बढ़ेगा, ये ऐसा हो गया और इसको हम यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, ये ऐसा एंट्री या एग्जिट पॉइंट। यहाँ से जो लाइट आएगी स्फीयर है तो इस पे लाइट आएगी तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस आप जानते हो एवं पढ़े हो स्फीयर के सारे डायमीटर उसके ऊपर लंब, तो जो लाइट आएगी सीधी आएगी और वो फिर इस पे लंबवत बढ़ेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, उसी रास्ते से लौटेगा तो दूसरी ओर फिर निकल गए। तो फिर आपका विलासा है कि जो भी लाइट इंसिडेंट होती है सब इसमें एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब हो जाए तो लाइट इसको इंटर करे तो ठीक इसी के सामने ये कोनिकल स्ट्रक्चर बना, ठीक इसी के सामने एक कोनिकल मेटल का कॉपर का ही ये कोनिकल स्ट्रक्चर बना। तो जो लाइट इंसिडेंट होगी वो परपेंडिकुलर इंसिडेंस नहीं 89 डिग्री पर 85 डिग्री पर 80 पर हो सकती है, इट विल बी गेटिंग रिफ्लेक्टेड और लैंड लाइट में कोटिंग है तो ये इसी के अंदर उलझ करके रह जाएगी, कभी से बाहर नहीं। So all the radiations which are incident through the entry point, they will remain inside this body। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम फेरी ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्या इसकी वर्किंग होती है, कैसे ये काम कर लेता है, स्ट्रक्चर बना लेना। ये तो डायग्राम में निकलेगी फेरी ब्लैक बॉडी का स्ट्रक्चर। अब फिर मैं इसी को दूसरा बना रहा हूँ, पानी पूरा लंबाई करते हैं या ऊपर की चीजें नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ मान लीजिए स्पेक्ट्रम डबल वॉल में खींचिए, ये कोनिकल स्ट्रक्चर आपने बनाया पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस है और ठीक इसी के सामने एक कोनिकल मेटल है स्ट्रक्चर आपने जो ये डायग्राम था वो कैसे खींचिए, बड़ा हो गया छोटा हो गया कोई एक मान लीजिए कोई इंसिडेंट है, यदि नॉर्मल इंसिडेंट होता तो फिर उसी रास्ते से लौटता, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज जीरो, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से लौट गया। कोनिकल स्ट्रक्चर का ये फायदा है कि यहाँ करता है तो एकदम पॉइंटेड कोण की तरह, तो 90 पर नहीं पड़ेगा, किसी और एंगल में पड़ेगा, तो ये स्ट्रक्चर और रिफ्लेक्ट हो गया तो यहाँ लैंड लाइन की कोटिंग वो एब्जॉर्ब होगा, लैंड लाइन की कोटिंग यहाँ भी की जाती है। हर जब भी लैंड ब्लैक से वो टच करेगा अरे कुछ न कुछ पोल्यूशन उसका एब्जॉर्ब करेगा, मान लीजिए 5% एब्जॉर्ब हो जाता है तो 5% यहाँ 8% यहाँ 10% कम हुआ, यहाँ से ऐसे जाता है
यहाँ करके ऐसे चला जाता है, यहाँ करके ऐसे जाता है, और इस तरह से 8-10 रिफ्लेक्शन बना टोटली एब्जॉर्ब। बात समझ रहे हैं? एक लाइट इंसिडेंट हुई, यदि नॉर्मल इंसिडेंस होता इनर सरफेस पे आपका कैविटी, फिर एक ब्लैक बॉडी की कैविटी पर इंसिडेंट होता है, फिर उसी रास्ते से लौट जाता, लेकिन उसी को अवॉइड करने के लिए मेडिकल स्ट्रक्चर इस सतह पर बना दी गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 ना होकर के 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री ऐसा हो जाता है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री होगा, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इनसाइड द कैविटी। और कैविटी के इनर सरफेस पर लैंड ब्लैक कोटिंग है, तो हर बार जब भी लैंड ब्लैक से इसका संपर्क होगा रेडिएशन का, कुछ न कुछ पोर्शन इसका एब्जॉर्ब होगा। मान लीजिए 5% एब्जॉर्ब होता है, तो 20 रिफ्लेक्शन के बाद ये बिल्कुल 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड द इंसिडेंट रेडिएशन विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द कैविटी। जो आपकी परिभाषा है, जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होगा सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वह इस मैकेनिज्म से इसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो गई, इससे बाहर नहीं जाएगी। जो भी इसके अंदर गई वो उसी के अंदर रह जाएगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। अब इसी को किसी हायर टेम्परेचर पर आपने हीट की, सुटेबली हाई टेम्परेचर पर, तो उसी इमिटेड पॉइंट से इमिटेड रेडिएशन बाहर निकल जाएगा, और जो इमिटेड रेडिएशन ब्लैक बॉडी से प्राप्त होते हैं एट ए सुटेबली हाई टेम्परेचर, उन्हीं को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमें प्राप्त होता है कब मिलेगा? जब इस वेरी ब्लैक बॉडी को will be heated to a suitably high temperature, तो उस समय ब्लैक बॉडी रेडिएशन से प्राप्त होगा। रेडिएशन ऐसे भी होंगे जो दिख सकते हैं, रेडिएशन इस तरह के होंगे, बिल्कुल रेंज में होगा तो दिखेगा, बिल्कुल रेंज के नीचे है तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल रेंज के ऊपर है तब भी नहीं दिखेगा। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कितना उसका वेवलेंथ है उसको डिटेक्ट कर लेंगे, तो किसी दिए हुए टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इसके बाहर से निकल रही है, कितनी उसकी एनर्जी ई एट ए गिवन वेवलेंथ लैम्डा, और लैम्डा बदलते जाएंगे, और फिर कितनी एनर्जी है उसकी वैल्यू निकालते जाएंगे एट ए फिक्स टेम्परेचर। तो ये शायद गड़बड़ करेगा, फिर उधर खींच लेते हैं। तो ये बना चुके हैं आप, तो संभावना दूर करने के लिए ये आप बनाए चुके हैं, वहाँ बनाए। On this axis है y axis, alpha the energy of the black body radiation corresponding to the wavelength lambda t lambda. T is the energy of the black body radiation. कितनी एनर्जी प्राप्त ये किसी दिए हुए वेवलेंथ 500 नैनोमीटर कितना है, 600 नैनोमीटर कितना है, तो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा बदलती जा रही है एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा। 500 नैनोमीटर का पॉइंट लेके कितना एनर्जी है उसको प्राप्त करें, और जब एक घंटा प्लॉट करते हैं, मैं फिर एक्सिस के बारे में बात करूँ। एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ जो आप इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो कौन सा वेवलेंथ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ढेर सारे वेवलेंथ निकलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अभी आपने देखा उसकी कितनी एनर्जी है, वाई एक्सिस पर प्लॉट किया, उस वेवलेंथ को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया, वेवलेंथ पे दूसरा आपने देखा उसकी एनर्जी कितनी है प्लॉट किया, वेवलेंथ तीसरा देखा उसकी एनर्जी प्लॉट किया। लेकिन ध्यान रखें, जब ये आप इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, ये कर रहे हैं, तो टेम्परेचर आप फिक्स रखोगे, तो किसी दिए हुए टेम्परेचर पर
this is the type of the medium at a particular temperature. और टेम्परेचर आर्बिट्रेरी है, यहाँ भी आर्बिट्रेरी है, यहाँ भी आर्बिट्रेरी है, तो टेम्परेचर हम मान लेते हैं ये 800 ये जरूरी है कि मैंने पूछा 800 केल्विन के करस्पॉन्डिंग हो। तो आप देख लीजिए इसमें चूंकि मतलब स्केल यहाँ डिफाइंड है, न स्केल यहाँ डिफाइंड है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, एक फिक्स टेम्परेचर पर आप इसके टेम्परेचर को रखते हुए विभिन्न वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी रेडिएटेड है उसको आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पाया गया ये कर्व कुछ इस तरह इसलिए एक रिएक्टर ऐसा टेम्परेचर को बढ़ा करके किया डिफरेंट वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी रेडिएट है उसको आपने बांट दिया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो इस जंग का कर्व होता है सिर्फ 15 सेकंड। टेम्परेचर और बढ़ा दिया, इतना बढ़ाया कि वापस वेट ना कर दिया, उसको ध्यान रखें। कोई तरह से टेम्परेचर बढ़ाते हुए चले जाते हैं, बहुत सारे कर्व पीस सकते हो। अब आगे हम करने के लिए जो ह्यूमिडिटी के आसपास हम करेगा तो ये कंडीशन लगा ये हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 1500 या मान लीजिए ये पापा का मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये 1400 पे पिघल जाएगा, 1473 तो इसलिए फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर अकॉर्डिंगली लिखेंगे उसका। ये जो कर्व आपने खींच रखा है इससे कुछ चीजें हम डिस्कस निकालते हैं। टेम्परेचर बदलते हो तो ये देखा इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, एनर्जी की मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ चला जाता है टेम्परेचर के साथ। और दूसरी बात ये देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करती है, 60 वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करती है, उसी तरह का कार्य ये इस तरह से शिफ्ट करता हुआ चला जाता है। सो वी हैव टू ऑब्जर्व दिस। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ द इमीडिएट एनर्जी ऑफ द इमीडिएट रेडिएशन वो ज्यादा इंक्रीज, पहला ये। और दूसरा ये भी पाते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी जहाँ प्राप्त होती है जिस वेवलेंथ पर, देखो यहाँ पर इस पर मैक्सिमम, इस पर मैक्सिमम, इस पर और कम पर मिला, तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मैक्सिमम वेवलेंथ जो है जिस पर मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो शार्टर वेवलेंथ की तरफ सरकते हुए चल रहा है ये। और फिर जो भी आपने एनर्जी, इसको एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दिस इज द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समय समाप्त तो हो गया, लेकिन इससे कुछ डिस्कस नहीं आते हैं, उन डिस्कस को मैं आपको बता दूंगा। ये तो अगले पेज कर फिर लिखना पड़ेगा एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिर से। तो एक जो कर्व डिफरेंट कर्व्स प्राप्त हुए, 1 2 3 4, इनके अंदर ई लैम्डा और लैम्डा की कोई एरिया गिरी हुई, that is representative of the total energy and total energy radiation will be given by the area covered by a curve.
यहाँ पर टोटल एनर्जी रेडिएटेड जितना है करंट को आगे बढ़ा दिया गया कैलकुलेट करते हैं तो निकल जाएगी एरिया। इस पर देखा आपने एरिया जाने तो इस टेम्परेचर का एरिया जाते हैं, इस टेम्परेचर पर और जाते हैं, इस पर और एक चीज आप लिखिए एरिया अंडर द कट represents the total energy radiated at that time. And this total energy radiated is value of the or total energy being value found to be proportional to T in this temperature. जितनी एरिया की वैल्यू आती है इसी तरह के करेस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी वैल्यू देगा एंड टोटल एनर्जी रेडिएटेड इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू T raised to the power 4 और इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस लॉ। So black body radiation by the energy distribution curve, it is in support of the Stephen's law. The total energy radiated becomes proportional to absolute temperature raised to the power 4. Yes. एक चीज और पाएंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे वह वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम इमिशन प्राप्त होता है तो स्टार्टर फ्रीक्वेंसी के साथ और ये इस तरह से पाया गया कि लैम्डा है लैम्डा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जानता है वह वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी प्राप्त होती है उस वेवलेंथ की वैल्यू बताया गया और ये किसी खास टेम्परेचर एरिया में निकाला तो लैम्डा टी इसका लैम्डा निकाल दिया टी से गुणा किया ये लैम्डा निकाला इसको टी से गुणा किया ये लैम्डा निकाला टी से गुणा किया तो आंसर ये हम मैक्सिमम ये करते हैं ठीक। तो ये लैम्डा टी वैल्यू काउंट की एक कांस्टेंट और ये भी ऑलरेडी आप करते हैं और लैम्डा टी के कांस्टेंट इसको कहते हैं वीन्स लॉ। वीन्स या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा ऊपर कम होता है देखो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो लैम्डा ऊपर कम होता है तो इसीलिए इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। So this energy spectrum of black body radiation या energy distribution spectrum of black body radiation it is in support of mean displacement। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एनर्जी स्पेक्ट्रम इस तरह का कैसे आता है उसकी अलग से थियरी है थर्मोडायनेमिक्स के सहायता से या अन्य आधार पर इसको प्रमाणित किया जाता है तो उसकी थियरी का बताया जाता है और उन थियरी के आउटकम क्या है उनके हम कंसीडर करेंगे। आपके कोर्स में ये नहीं है उनके डिटेल में जाया जाए तो इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम एनर्जी स्पेक्ट्रम न करा करके इसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है ये फिर हम जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।